जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ज़रा रिएक्शन से बता दीजिएगा। जी, तो अब कुछ भी टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मुझे जस्ट अपने रिएक्शन से बताइएगा, आप में से कितने लोग थे जिन्होंने लास्ट सेशन भी अटेंड किया था, ताकि उस हिसाब से हम लोग अपना आगे से कंटिन्यू करें। ओके ओके, मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया हुआ है। चलिए जी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट सेशन में हमने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी, टैक्स किसे कहते हैं, रिटर्न्स फाइल करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि किन लोग के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। देन आपको फरहान साहब ने रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन सिखाया था। तो अब आज हम लोग प्रॉपरली रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो सारी आपको गाइड की जाएंगी। आल्दो रिटर्न फाइल करना एक कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से ये चीज़ें बताई जाएं कि आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी का या डिफ़िकल्टी का एहसास ना हो, और आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें और एट लीस्ट बेसिक रिटर्न को फाइल करना आप सीख सकें। इससे पहले चूंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो आप लोगों ने अगर लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया हुआ तो आइडियाज़ के यूट्यूब चैनल पे रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने एक रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आयरस की वेबसाइट पे आ जाना है। आप गूगल पे लिख के सर्च करेंगे आयरस, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम गूगल को लिखते हैं। तो ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना आप एफबीआई की वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं। आप गूगल में आए और गूगल में आके आप जस्ट IRIS लॉगिन, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको आयरस 2.0 नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे आ जाएं तो ये आपको आयरस की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको अक्सर मुख्तलिफ किस्म के नोटिस या नोटिफिकेशन शोर होते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। देन यहाँ पे देखिएगा ऊपर एड्रेस पे आपको नज़र आ रहा है iris.fbi.gov.pk। आप डायरेक्टली ये एड्रेस बार पे लिख के यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास फर्स्ट लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट साइड पे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, और देन इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। ये वही पासवर्ड होगा जो हमने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए यहाँ पे लगाया था। हमें एफबीआई की तरफ से सेंड हुआ था, उसके बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम लॉग इन करते हैं जी। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। पासवर्ड ऑब्वियसली आपके पास महफूज होगा, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप आइडियाज़ के यूट्यूब चैनल से इसको चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीखा था। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन सामने शो होगी। इसके अंदर देखिएगा मुख्तलिफ बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सबसे अपर लेफ्ट साइड पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न है।
देन सेकंड नंबर पे सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, ये न्यू टैब इंट्रोड्यूस करवाई है एफबीआर ने इस टैक्स ईयर में। देन नंबर 3 एफबीआर मालूमात। देन नंबर 4 withholding tax statement, then number 5 sales tax return, number 6 sales tax invoice management, और आगे यहाँ पे नंबर 7 पे कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो डाटा मौजूद होगा, और लास्ट में अगर आपने कोई अपना चालान क्रिएट करना है टैक्स पे करने के लिए तो यहाँ से चालान बन जाएगा। अब चूंकि हमारा काम तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक है तो ऑब्वियसली हम उसी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन से पहले, फॉर्म के अंदर डाटा पुट करने से पहले हमें कुछ प्रिलिमिनरी काम करने होंगे ताकि कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा जब भी रिटर्न फाइल करनी है, लॉगिन में आने के बाद अपर राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर आपको MIS, सबसे ऊपर ब्लैक जो आपकी बार नजर आ रही है आपको, उसमें अपर राइट कॉर्नर पे आपको MIS लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने इस MIS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करना है। रिपीट कर देता हूँ मैं, जब आप लॉगिन में आएंगे तो आपने पहले अपर राइट कॉर्नर पे MIS पे क्लिक करना है। MIS पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर बार शो होगी जिस पे इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा हुआ आएगा, वहां पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने अगेन एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे सबसे पहले फॉरेन एसेट्स लिखा हुआ है, उसके बाद FCY डोमेस्टिक, देन डोमेस्टिक एसेट्स, उसके बाद ई हियरिंग, और नेक्स्ट वन इज पेमेंट डिटेल। हमने पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही हम पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे अगेन आगे आपके स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में वैसे तो बहुत सी चीजें जिसको आपने इन करना है, इनपुट करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको टैक्स ईयर नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको टैक्स ईयर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इसके आगे, चूंकि हम 2024 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2025 लिख के सर्च करेंगे, और जैसे हम सर्च करेंगे तो ये देखिएगा आपकी डिटेल यहाँ पे लोड हो जाया करेगी। अब आप कहेंगे जी ये कौन सी डिटेल है, तो ये वो ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने जब आपने इंफॉर्मेशन सेंटर में एंटर होना है, तो इंफॉर्मेशन सेंटर में एंटर होने के बाद यहाँ पे आपने पेमेंट डिटेल के अंदर आ जाना। पेमेंट डिटेल में यहाँ पे आपको टैक्स ईयर लिखा हुआ नजर आएगा। टैक्स ईयर के आगे आप जो कि 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2025 लिखेंगे। जब यहाँ पे 2025 लिखेंगे तो यहाँ पे वो तमाम डिटेल लोड हो जाएगी कि पूरे साल के दौरान आपका कहाँ कहाँ पे टैक्स काटा गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक्सेल का निशान बना हुआ है, तो एक्सेल की फाइल भी डाउनलोड हो सकती है। वन बाय वन आप इसको नोट कर लें। जैसे देखिएगा पहला पॉइंट क्या, परचेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जनाब ये प्रॉपर्टी को परचेज किया है, सेक्शन 236 के है, ये अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, और आगे टैक्स जो पे किया। इसी तरीके से सेक्शन 236 है, इसके अंडर 7,280 टैक्सेबल अमाउंट है, और 364 जो है वो टैक्स पे किया गया। आपने इसको डाउनलोड कर लेना, सेक्शन वाइज इनको अलग अलग कर लेना।
अच्छा, बस यहाँ से आपने इतना ही करना है। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से आपने क्या करना है, जो एफबीआर के पास आपका डाटा मौजूद है जिसमें आपने टैक्स पे किया हुआ ऑलरेडी, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने यहाँ से इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेना है और सेक्शन के तहत जो जो टैक्स बनता है उनको अलग अलग आपने नोट कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका इतना ही काम होगा। ओके, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन अगर है तो मैसेज कर दें। ओके, चलो जी आगे चलते हैं इस पे। अब इसके बाद आप इसको क्रॉस कर देंगे। अब क्रॉस करने के बाद आपने, ओके, क्रॉस करने के बाद आप जब दोबारा इस पेज पे आएंगे तो मैं रिपीट कर दूं, आपके पास सबसे पहले है इनबॉक्स। इनबॉक्स में आपको एफबीआर की तरफ से जो नोटिस आए होंगे वो आपको इनबॉक्स में मिले। देन सेकंड नंबर पे आपको ड्राफ्ट नजर आएगा। ड्राफ्ट, अगर आपने कोई खुद से वर्किंग की हुई है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकिन उसको सबमिट नहीं करवाया तो वो यहाँ पे शो होगा। देन आउटबॉक्स से मुराद है कि अगर आपको कोई नोटिस आया है और आपने उसका रिप्लाई किया हुआ है तो ये यहाँ पे शो होगा। और रिप्लाई का अभी एफबीआई की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, देन वो आउटबॉक्स में शो होगा। और अगर कोई एक्शन ले लिया गया है तो वो आपके कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। तो बहरहाल अब हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर अपर लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर की ये स्क्रीन बनी हुई है, बॉक्स है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। और इस पे देखिएगा ऊपर लिखा हुआ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद है नॉर्मल रिटर्न। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। हम आपके साथ अभी एक लिस्ट शेयर कर देंगे आपके ग्रुप्स के अंदर, जहाँ पे आपको ये मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी। तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन जनरली मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने जो भी इनकम कमाई है आप उन कंप्लीट उस इनकम की डिटेल का आप डिटेल चाहिए होगी, चाहे वो जॉब करके है या बिजनेस करके है। किसी किस्म का आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल वो मैंने आपको पहले ही एमआईएस से बता दिया, वहां पे आपका मेंशन हो रहा होगा। आपके सिम कार्ड्स पे अगर टैक्स रिडक्शन हुई है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है, गाड़ी सेल या परचेज की है, मतलब आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड आप इकट्ठा कर लेना। डिटेल आपके साथ हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। बहरहाल अब हम यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न में, इस ब्लू बॉक्स में नॉर्मल रिटर्न में क्लिक करेंगे। अब नॉर्मल रिटर्न में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। इस पे हमने जिस ईयर की रिटर्न फाइल करनी है हम वो ईयर मेंशन करेंगे। अब चूंकि हम 2025 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 2025 लिखेंगे। और नीचे आपके अब इसका टाइम पीरियड शो हो रहा है, 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। हम इसे क्लिक कर देंगे। ये टैक्स ईयर आपको पता ही है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये 1 जुलाई को स्टार्ट होता है टैक्स ईयर और नेक्स्ट ईयर 30 जून को एंड होता है। तो अब चूंकि हम टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये लास्ट ईयर 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ था और अभी ये रिसेंटली 30 जून को एंड हुआ है और 1 जुलाई से नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब जो ये टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है ये तो अब साल के बाद एंड होगा तो इसकी रिटर्न नेक्स्ट ईयर में हम फाइल करेंगे। रिटर्न किसकी फाइल की जाती है? जो टैक्स ईयर कंप्लीट हो चुका होता है। अभी जो टैक्स ईयर कंप्लीट हुआ है वो 2025 है, तो हम इस टाइम पीरियड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन इस दफा इंट्रोड्यूस करवाई गई है, पहले ये स्क्रीन शो नहीं थी होती, पहले डायरेक्ट ही रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाता था। अब ये स्क्रीन शो करवाने की वजह क्या है? पहले तो ये समझ लें कि हमारा सेशन भी 1 वीक डिले इसलिए हुआ था कि एफबीआर ने अभी न्यू फॉर्म को लाइव नहीं था किया हुआ। तो हम यही चाह रहे थे कि न्यू फॉर्म लाइव हो और हम आपको जो लेटेस्ट बजट में अपडेट्स आई हैं उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वही आपको करवाएं ताकि आप लोग नई चीज़ें सीखें ना कि पुरानी। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ आपको। स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। पहले जी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना स्टार्ट करें।
द टैक्स ईयर 2025 मैं आपको बता चुका। साइकिल रन्स फ्रॉम, ये भी मैंने आपको बता दिया, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक है। इसकी जो डेडलाइन है, द डेडलाइन फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। बाई लॉ आपके पास 90 डेज का टाइम होता है, तो 1 जुलाई को आमतौर पर रिटर्न स्टार्ट होती है और 30 सितंबर तक की 90 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यूजली एफबीआर की तरफ से हमें एक्सटेंशन मिल जाती है, और ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर की एक्सटेंशन दे, लेकिन बहरहाल एक्सटेंशन मिल जाती है हमें। देन उसके बाद आगे एक स्टेटमेंट है, वेयर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। वो आपसे पूछ रहा है कि इस टैक्स ईयर के दौरान क्या आप 183 डेज पाकिस्तान में आपने स्टे किया था, क्या मतलब है? मोस्टली हमारा आंसर होगा यस। असल में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जल्दी से उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। हम मोस्टली पाकिस्तानी जो भी हैं वो सारे रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट से मुराद ये है ऐसा पर्सन जो साल में एट लीस्ट 183 डेज पाकिस्तान में स्टे करेगा, वो रेजिडेंट कहलाएगा। और जो ऑब्वियसली इसके अपोजिट कर दें, जो साल में 183 डेज पाकिस्तान में स्टे नहीं करेगा, वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब चूंकि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग रेजिडेंट हैं, तो हमारा इसका आंसर यस होगा। तो इसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप फॉरेनर हैं या पाकिस्तानी हैं। इसमें कोई भी शख्स, अगर एक पाकिस्तानी है, वो जॉब या बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर है, और वो पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर के दौरान 183 डेज से ज्यादा वो पाकिस्तान से बाहर स्टे करता है तो वो पाकिस्तानी, लेकिन वो उस साल नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ये भी पॉसिबल है क्योंकि फॉरेनर है, जैसे चाइना के की गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में है, और चाइनीज लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों के लिए आए होते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में है और उनको पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में जो उनका स्टे है वो 183 डेज या इससे ज़्यादा हो गया है, तो अब वो है तो फॉरेनर, लेकिन वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएंगे। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया रेजिडेंट का। तो हम ऑब्वियसली चूंकि रेजिडेंट है, अच्छा इसमें इसका शॉर्टकट तरीका, 365 डेज होते हैं एक साल में, और 183 का मतलब है आधे साल से एक दिन ज़्यादा। तो जो आधे साल से एक दिन ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे करेगा वो रेजिडेंट होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो इस साल इन्होंने स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस किया है। लॉ में ये पहले से मौजूद था, लेकिन रिटर्न के अंदर ये इस तरीके से लोड नहीं था होता पहले। बहरहाल हम इसको यस करेंगे। हाँ, इसमें ये बात रखिएगा, ये 183 रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पुरानी रिटर्न्स के अंदर अलग से एक टैब मिलती थी कैलकुलेशन करने के बाद, और हम उसमें मेंशन करते थे। यहाँ पर उन्होंने पहले कर दिया होगा। यस करेंगे और उसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आगे वो आपसे पूछ रहा है योर सोर्स ऑफ इनकम। अब ये भी अगेन नया, इस दफा ये वाला पेज भी न्यू है, तो इसमें बहुत सी कंफ्यूजन इवन बहुत से टैक्स कंसल्टेंट्स को भी हो रही है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे आसान तरीका बताता हूँ कि आप पुराने फॉर्म पे कैसे जाएंगे जो रूटीन में हम फाइल करते हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी टैक्स रिटर्न्स के अंदर बहुत सी चीज़ें अभी अपडेट होने वाली हैं इस साल के लिए। अभी बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप जब इस पे आए जो सोर्स ऑफ इनकम पे, तो राइट साइड पे लिखा हुआ है जी पेमेंट फॉर सर्विसेज। आपका ये नहीं होगा ऑब्वियसली, अगर आप सैलरीड पर्सन है। ये पेमेंट फॉर सर्विसेज बहुत कम केसेस में लोगों का होता है, लेकिन आप इसी पे क्लिक कर दें। पेमेंट्स फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं आप? असल फॉर्म की तरफ आप रीडायरेक्ट हो रहे हैं। आप इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, तो अब आपके सामने एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाए। ओके, तो अब हम इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में एंटर हो चुके हैं। आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, टैक्स चार्जेबल, एंड लास्ट में वेल्थ स्टेटमेंट। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि असल में हम इनकम टैक्स रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट नहीं, दो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं एफबीआर को। एक डॉक्यूमेंट सेक्शन 114 है विच इज इनकम टैक्स रिटर्न, एंड अदर डॉक्यूमेंट इज वेल्थ स्टेटमेंट विच फॉल्स अंडर सेक्शन 116। तो आप देखिएगा ये वेल्थ स्टेटमेंट के साथ आपको ये 116 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो रिटर्न का सेक्शन 114 होगा और वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन 116 होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न में आपने अपनी इनकम और अपने टैक्सेस की डिटेल पुट करनी होती है, जबकि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस की डिटेल बताते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स, पाकिस्तानी जो लॉ है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके तहत एक बंदा पाकिस्तान में 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। मैं फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर से हट के बात कर रहा हूँ। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, देन हम इस फॉर्म को वन बाय वन इसमें एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तो ये इनकम फ्रॉम देखिएगा सैलरी है। इसके अंदर आप सैलरी की डिटेल पुट करते हैं, पे, वेजेस, अलाउंसेस। अभी इसको डिटेल से एडवोकेट फरहान साहब आपके साथ विद डाटा डिस्कस करेंगे। देन दूसरे नंबर पे, अगर आप जॉब नहीं करते या इवन करते भी हैं और साथ में आपके पास कोई जगह भी है, प्रॉपर्टी है, और आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और वहां से आपको किराया आता है, इट इज नॉट प्रॉपर्टी टैक्स, इट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो वहां से आपको प्रॉपर्टी से आपको इनकम आती है अगर रेंट पे देने से, तो इसका सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिटेल है, तो यहाँ से वो सारी डिटेल आपको ओवरव्यू दे दिया जाएगा कैसे आपने इसमें डाटा पुट करना है। देन इसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो तीसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर आप फुल फ्लैश बिजनेसमैन है तो ये एक बहुत कम्प्रीहेंसिव और इंटेंसिव किस्म की कैलकुलेशन है, जो कि आप किसी एक वर्कशॉप या एक सेमिनार या एक वेबिनार में नहीं कर सकते। नॉर्मल अगर आपका बिजनेस है तो वो रिटर्न यहाँ पे फाइल की जा सकती है, अदरवाइज इसके लिए आपको ज़्यादा सेशंस या ज़्यादा ट्रेनिंग दरकार होती है। देन फोर्थ पे है जी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स आ जाते हैं, और हर एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता। कैपिटल एसेट्स में जो सेक्शन 37 सब सेक्शन 5 में इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन किया गया, तो कैपिटल एसेट्स में कुछ रैंडम एसेट्स आते हैं। जैसे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज किए हैं, डिबेंचर्स परचेज किए हैं, बॉन्ड्स परचेज किए हैं, या ज्वेलरी भी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल एसेट है। आपकी कोई क्रिएशन है, जैसे पेंटिंग है, एंटीक, आपका कोई हॉबी है, एंटीक है, या आपको आपकी कोई क्रिएशन जैसे बुक्स वगैरह आप लिखते हो, तो ये सब कुछ कैपिटल एसेट में आता है। इवन प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट में शामिल किया गया। और अब ऐसी इनकम जो इन चारों हेड्स में एडजस्ट ना हो, मतलब कोई इनकम है, जैसे आपको गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट लेना तो आपकी सैलरी नहीं है, गिफ्ट आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, गिफ्ट लेना आपका बिजनेस भी नहीं है, गिफ्ट कैपिटल गेन भी नहीं है। तो ऐसी इनकम जो इन चारों हेड्स में एडजस्ट ना हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करेगी, विच फॉल्स अंडर सेक्शन 39। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके वो इनकम आ जाएगी जो किसी और हेड में एडजस्ट नहीं होती। कोई स्कॉलरशिप मिली है आपको, कोई रॉयल्टी है, कोई प्रॉफिट ऑन डेट है, कोई गिफ्ट है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके फॉरेन सोर्स इनकम या एग्रीकल्चर इनकम है, और देन लास्ट में कंप्रीहेंसिव कैलकुलेशन वो ऑटो कर देता है जी। आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं, ये सारा डाटा जब आप पुट करते हैं तो आप कंप्यूटेशन में आते हो, तो यहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशन शो हो जाएगी। फिर इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल बताते हैं, एफडीआर को। उसमें देखिएगा ये रेंट है, रेट्स, टैक्सेस हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। तो ये मल्टीपल एक्सपेंसेस है जो आपने यहाँ पे पुट करने होते हैं। तो उसके बाद आपके जितने भी एसेट्स हैं, वो सारे एसेट्स की डिटेल यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई आपके मोटर व्हीकल आपके नाम है, या आपके पास कैश है, बैंक अकाउंट है, घर का सामान है, हाउस होल्ड इफेक्ट्स है, कोई पर्सनल आइटम्स है, प्रीशियस पोजेशन है जैसे गोल्ड वगैरह, तो ये यहाँ पे शो देगा। एंड लास्ट में जो आपने कैलकुलेट करना होता है वह बैंक वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, ये टेक्निकल है, ये आपको अभी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही समझ आ सकेगी कि इसके अंदर असल में क्या करना होगा। ये मैंने आपको कवर भी दे दिया वन बाय वन। अब इसके अंदर हम एंट्रीज पुट करना सीखते हैं। एडवोकेट फरहान साहब को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, और वो आपको यहाँ पे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद रिटर्न कैलकुलेशन के बाद, फाइलिंग के बाद, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
ओके सर। हाँ जी, आवाज आई अब आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही सबको? चले जी। अच्छा जी, बड़ी डिटेल से आपको साथ सामने सारा ब्रीफली जो है ना इसका इंट्रो करवा दिया, सारा आपको समझा दिया। ये टैक्स रिटर्न फॉर्म हो गया, इसकी एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा ये पर्सनल एसेट्स हो गए, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह, वेल्थ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सर ने आपको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। तो अभी हम चलते हैं सिंपल जो सैलरी रिटर्न है उसके हवाले से। तो ये सबसे पहले आप जिस तरह ये डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपने यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने ये सैलरी टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके सामने इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले ये आ जाएगा पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। जितनी भी आप सैलरी है आपकी, मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी है 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे जो टोटल अमाउंट वाला कॉलम है ना, आपने इसी में शो करनी है। ये हमने 6 लाख यहाँ पे लिखा, उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपने 6 लाख लिखा। उसके बाद ये आपको राइट साइड पे ग्रीन कलर का एक टैब नजर आ रहा है कैलकुलेट का, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ये अमाउंट इस कॉलम में भी शो हो जाएगी, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वाले कॉलम में। जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएं वैसे वैसे साथ साथ जो है उसको कैलकुलेट करना ना भूलें। ठीक है जी। उसके बाद अगर तो आपका कोई अलाउंसेज है, कोई पेंशन वगैरह मिल रही है, या कोई एनुटी है, या एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट है, या दीगर कोई ऐसी है फैसिलिटी, तो फिर उसको मेंशन कर देंगे। अदरवाइज चूंकि नॉर्मली जो हम सैलरी मिलती है हम लोगों जैसे लोगों को, तो वो यही होता है कि सिंपली जो है ना सैलरी में आके आपने सैलरी अमाउंट लिखनी है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह तो नहीं शो हो रहा। तो ये टैक्स चार्जेबल में जाएंगे आप, ये टैक्स चार्जेबल वाला पॉइंट है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें आके तो आपके सामने ये सबसे एंड पे ये एक पॉइंट होगा कंप्यूटेशंस वाला, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके सामने इस तरह लिखा आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ये 6 लाख, और ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में भी इसी तरह ये 6 लाख आ जाएगी। और ये भी अगर इधर आपकी चूंकि टैक्स रेट तब अप्लाई होगा जब 6 लाख से इनकम अबव होगी, चूंकि ये 6 लाख तक जीरो टैक्स है, टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल एक ना इसको हम दोबारा से करके दिखाता हूँ कि वो सिस्टम टैक्स खुद ही कैलकुलेट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे 6 लाख लिखा था, हम वापस आते हैं उधर ही 6 लाख, हम यहाँ पे कर देते हैं 6,40,000। इसको मैंने किया कैलकुलेट। अब 6,40,000 मैंने जैसे ही किया, दोबारा फिर से आप टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स वाले टैब में आएंगे, उसको क्लिक करेंगे और एंड पे ये पॉइंट होगा कंप्यूटेशंस, इसको क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे ऊपर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 640। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे सॉरी, ये नीचे आ गया टोटल इनकम 640। उसके बाद ये आप देखेंगे आपके सामने ये आ रहा है टैक्सेबल इनकम 6,40,000।
और टैक्स चार्जेबल आ गया 2000। ये सिस्टम ने खुद ब खुद कैलकुलेट कर दिया, ऑटो कैलकुलेट कर दिया। इसका क्योंकि चालान जनरेट होगा, ठीक है, वो मजीद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये एंड पे आपको क्योंकि वो जैसे ही वो होगा, अभी चूंकि इस रिटर्न में ऑलरेडी जो ना रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है, पिछले साल का लास्ट ईयर का टैक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसलिए ये चूंकि यहाँ पे चालान की अमाउंट शो नहीं कर रहा। खैर, यहाँ पे जैसे ही ये 2000 आ गया, इसका मतलब है कि ये आपने टैक्स पे करना है। अब अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो होगा क्या, फिर आपको जाहिर है गवर्नमेंट जब आपको सैलरी पे करती है तो 6 लाख से ज़ायद हो तो ऑब्वियसली उसकी टैक्स डिडक्शन पहले से ही हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आपने ये एडजस्टेबल टैक्स वाला टैब है, इधर आना है। इधर आके यहाँ पे आपको सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने देखना है, एडजस्टेबल टैब में आपके सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, इधर आके तो आपने रिसीव्ड वैल्यू लिखनी है 6,40,000, वही वैल्यू जो उधर लिखे, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। और इस टैब में ये ऊपर आ रहा है टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, ठीक है जी। इधर आपका वो जितना टैक्स आपका पे हो चुका है, मतलब आपको सैलरी मिली 640, गवर्नमेंट ने आपसे जो टैक्स डिडक्शन की वो आपने सारा कैलकुलेट किया, आपका टैक्स गया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ तकरीबन 2350, ठीक है, ऑलरेडी जो आपका टैक्स डिडक्शन होगा वो सैलरी से। अब आप कहेंगे कि जी हमें तो सिस्टम में टैक्स बनाया 2000 और ये 350, ये 350 आपका एडजस्टेबल टैक्स है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं और रिफंड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होती है। इसके बाद ये तो हो गया सैलरी वाला मामला, ठीक है। क्योंकि हम उसके बाद वेल स्टेटमेंट पे जाएंगे, लेकिन एक ही दफ़ा पे जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल सी बिजनेस की भी देख लेते हैं, ठीक है। बल्कि उससे पहले प्रॉपर्टी की देखते हैं, उसको मैं वैल्यू को वैसे ही छोड़ता हूँ सैलरी वाली को। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में होता है कि जो आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है उससे आपको रेंट रिसीव होता है, ठीक है। वो रेंट आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपको रेंट मिल रहा है एनुअली 3,50,000, इसमें जो भी एंट्रीज होनी है ये पूरे साल की एंट्री है। बेशक आपको एक दफ़ा मिले पूरे साल में, बेशक आपको 12 महीने मिले, अगर 12 महीने मिला है तो फिर आपने उसको 12 महीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। और अगर आपको फर्ज करें पूरे साल में एक ही माह में ये इतना मिला है, लिखना आपने ज़रूर है कि ये इतनी मेरी प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, ठीक है। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो ये 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स, ये रिपेयरिंग वगैरह के जो होते हैं ना 1/5 वो डिडक्शन में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस वाले टैब पे। आपने बिजनेस टैब को क्लिक करना है, ये ठीक है। इसमें अब ऑप्शन है, अगर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई बड़ा मतलब कह लें कोई फैक्ट्री है, कोई इस तरह का बिजनेस है, फिर तो ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर तो कोई नॉर्मल आम सादा सा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा उसका कारोबार है, उसको चाहिए कि यहाँ पे आएंगे, ये अदर रेवेन्यू की ऑप्शन आपको नजर आएगी, अदर रेवेन्यूज, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, लेट्स सपोज मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, मैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शेयर मेंशन करूंगा कि मुझे इस साल में इतनी आमदन हुई है, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे इस साल जो है ना 8 लाख रुपए आमदन हुई है, ठीक है। अगर कोई आप समझते हैं ना बिल्कुल ही नॉर्मल सा छोटा मोटा दुकानदार है, कारोबारी है, ठीक है, वो सिंपल ये अदर्स वाली ऑप्शन में आए, यहाँ पे आके वो जितनी इनकम उसकी बन रही है, 6 लाख है, 7 लाख है, 6.5 लाख है, जितनी भी है, 6,50,000 हम लिख देते हैं। जो एंट्रीज ऊपर की हुई हैं वो चूंकि मैं ये जस्ट आपके समझाने के लिए की हुई है, कंफ्यूज ना होइएगा कि ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ऊपर वाली एंट्री किसी और पर्सन के वाले से है, नीचे वाली किसी बिल्कुल नॉर्मल पर्सन के वाले से है,
ठीक है। उसके बाद आपने आना है इसी लाइन में, आप नीचे आएंगे बिजनेस वाले में, तो आपको ये नीचे नजर आएगा बिजनेस एसेट्स स्लैश इक्विटी स्लैश लाइबिलिटीज। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगी अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज। ठीक है जी। यहाँ पे एक यहाँ पे आपने बेसिकली तो अपने तमाम एसेट्स लाइबिलिटीज जो जो आपके पास एसेट्स है ना, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, एडवांस डिपॉजिट्स हैं, स्टॉक्स हैं, स्टोर स्पेयर्स हैं, कैश है, ठीक है, और दीगर एसेट्स जो हैं। इसी तरह कैपिटल जो आपका बिजनेस का सरमाया है वो कितना है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कोई डेट है, लोन आपने देना है वो है, कोई ट्रेड है, क्रेडिटर्स है, पेबल्स हैं, या अदर लाइबिलिटीज कोई भी है, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जिधर जिधर जो जो चीज़ आएगी वो आप लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, समझते हैं बिल्कुल, तो फिर आप जस्ट सिंपल यहाँ पे एक जीरो इधर कर दें और एक इधर कर दें। ये उस बंदे के लिए जिसका बिल्कुल नॉर्मल सा सादा सा बिजनेस है, छोटा मोटा। उसके बाद ये बिजनेस टैब हो गई। ठीक है जी। बिजनेस के बाद आगे ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में अगर कोई आपको गेन होता है फ्रॉम कैपिटल एसेट से, तो फिर यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये अदर सोर्सेज आ जाती है। अदर सोर्सेज में जैसे आपने सर ने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, कैपिटल गेन क्या है, अदर सोर्सेज क्या है, फॉरेन सोर्सेज क्या है, वो इसी तरह आप ये रिसीव्स डिडक्शन में आते हैं अदर सोर्सेज में। ठीक है। उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, रॉयल्टी है। अगर आपने जैसे सर ने भी बुक लिखी हुई है टैक्स की, इनको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है। या कोई भी राइटर है उसमें बुक लिखता है तो उसको उसका लीगल राइट है तो उसको रॉयल्टी मिलती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट है, या लोन, एडवांस डिपॉजिट, गिफ्ट है, कोई अदर रिसीव्स हैं, ग्राउंड रेंट है, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड ऑफ और बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह। एनुटी पेंशन है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह कोई अदर उसकी डिडक्शंस है तो वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर। ठीक है जी। सबसे पहले हम फॉरेन सोर्सेज में आ जाते हैं। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं या पाकिस्तान में है, दोनों सूरतों में उसकी इनकम जो फॉरेन इनकम है, अगर तो वो फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम ले रहा है या लॉस जो भी है वो इधर मेंशन करेगा। अगर उसकी फॉरेन इनकम बिजनेस की है तो फिर इस कॉलम में आ जाएगा। अगर फॉरेन कैपिटल गेन है, इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉलम्स हैं उसके लिए। अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं पता हो तो सिंपल ये फॉरेन अदर सोर्सेज इनकम में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसकी ये इतनी इनकम है और ये एग्जेम्प्ट भी। ठीक। इसी तरह ये फॉरेन सैलरी इनकम भी है कि अगर कोई फॉरेन सैलरी ले रहा है बाहर से तो उसकी ये इधर आ जाएगी सैलरी। उसके बाद आ जाता है जी ये एग्रीकल्चर वाला। ये एग्रीकल्चर वाले को हमने क्लिक किया। अब एग्रीकल्चर जो लोग हैं जिनकी ज़ाहिर है ज़रूरी ज़मीनें हैं, ठीक है, वहाँ से उनको इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल एग्रीकल्चरल इनकम वो लिखनी है इस साल में जितनी हुई, एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चरल इनकम जितनी एग्जाम्प्ट है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जितना वो टैक्स भरेगा सिस्टम जनरेट कर देगा कि ये इतना टैक्स, या अगर पे किया हुआ है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ गया ये टैक्स चार्जेबल वाला पॉइंट। ये वही है कि जब भी कभी आप जो भी जिस भी हेड में इनकम ऐड करेंगे तो यहाँ से आके आप कंप्यूटेशन से जाके वो चेक कर सकते हैं कि इसने किस चीज़ की एंट्री है, बिजनेस की है, सैलरी की है। चूँकि जब आप कोई भी, ये देखें मैंने वो सैलरी में ऐड की थी, सैलरी भी शो हो रही है, मैंने प्रॉपर्टी की इनकम ऐड की थी वो भी शो हो रही है, मैंने बिजनेस की इनकम ऐड की थी वो भी शो हो रही है। जो जो एंट्रीज आप करेंगे ऊपर जिस जिस हेड में, वो सारी इधर शो होंगी टोटल, ये सारी इनकम प्लस जो जो टैक्सेस आप एडजस्ट करेंगे वो सारे। अब आ जाते हैं हम कुछ आपको ये ना एडजस्टेबल टैक्सेस के वाले से मैं बता देता हूँ। एक तो ये आपका सैलरी वाला है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, ये एडजस्टेबल वाले टैब में आएंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया अभी। इसके बाद अगर आप कोई
मोबाइल, ज़ाहिर है मोबाइल तो हर बंदा यूज़ करता है, तो आम तौर पर नॉर्मल हालात में इस वक्त हर बंदा तकरीबन एनुअली 1500 प्लस, मतलब 1500 से ज़ायद या 2000 से ज़ायद टैक्स ज़रूर दे रहा है मोबाइल टैक्स की फॉर्म में। चूँकि वो इतना तो ऑलमोस्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है कि इतना ऑलमोस्ट हर बंदे का मोबाइल यूज़ हो जाता है कि उसका एनुअल 2000 तक टैक्स बन जाता है, जो ऑलरेडी विद होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ गया होता है। चूँकि जब भी आप बैलेंस करवाते हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट होके आपको जो बैलेंस है मोबाइल में आता है, ठीक है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने का यही है कि आपने यहाँ पे आना है, ये आपको नज़र आ रहा है सेल फोन बिल, ठीक है जी, इधर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 009231817988, ठीक है जी। उसके बाद ये आप जैसे कंटेंट्स में आएंगे तो वो पूछ रहा है यूटिलिटी टाइप, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल यूटिलिटी, यहाँ पे आप लिख देंगे मोबी लिंक, ठीक है। और अगर आप मजीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पर्सनल। अब ये देखें आपके सामने, ये अब टैब ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम जितना टैक्स है हमारा, हमने मोबाइल यूज़ किया बैलेंस 7800, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा टैक्स हमने पे किया 2250। अब ये टैक्स सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। जैज़ की जैज़ वर्ल्ड ऐप है, जिसको अब जैज़ ने नाम दिया समोसा ऐप। उसमें से जाके आप टैक्स सर्टिफिकेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ से आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, 1 जुलाई से लेके 30 जून 2025, टैक्स ईयर 2025 का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपकी सिम यूफोन की है तो माई यूफोन ऐप में जाएंगे। इसी तरह अगर टेलीनॉर की है तो टेलीनॉर की माई टेलीनॉर ऐप है, जोंग की माई जोंग ऐप है। तो ये आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हैं खुद, और अगर आप इनके फ्रेंचाइज में या इनके ऑफिस से जाके भी लेना चाहिए तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये अमाउंट लिखी, ये टैक्स लिखा, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। ये देखें आपके सामने ये मोबाइल का टैक्स ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमने कोई बाइक रजिस्ट्रेट करवाई है, रजिस्ट्रेशन करवाई है किसी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की या इलेक्ट्रिसिटी बिल की। ये स्क्रीन थोड़ी सी मैं बोल्ड की है ताकि वो जूम किया ताकि क्लियर नजर आए सबको। ये देखें, ये आपने प्राइवेट व्हीकल अगर कोई गाड़ी परचेज की है या बाइक परचेज की है तो यहाँ पे इस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। उसी तरह जिस तरह मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट आपने एडजस्ट किया टैक्स, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, अगर तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है तो फिर इसमें आ जाएंगे। अगर ये डोमेस्टिक है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसको टैब को, ये प्लस के निशान को आप क्लिक करेंगे। उसी तरह ये आपका जो बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर होता है ना, वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, मतलब जो भी होगा आपका रेफरेंस नंबर। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ, ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ठीक है। यूटिलिटी टाइप हम लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख देंगे गैपको, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कम। इसको मैं सबमिट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जितना टोटल वैल्यू है फर्ज करें 2,40,000, 2,40,000। यहाँ पे आ जाएगा कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है, वो हम लिख देंगे रैंडमली, हम लिख देते हैं 3,000 या 30,000 ही लिखते हैं, चले वो जितना भी होगा।
उसको हम ये आपको एक कैलकुलेटर ये भी नज़र आ रहा है, ये भी कैलकुलेशन का बटन है और ये भी, इसको हम क्लिक किया, ये कैलकुलेट हो गया। अब ये टैक्स सर्टिफिकेट निकालने का तरीका क्या है, आपने जाना है गूगल पे जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने ये करता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गैपको टैक्स सर्टिफिकेट, ये देखिए ये आपके सामने ऑटो सिस्टम ने जनरेट कर दिया, ये आ गया, खुद ब खुद आ गया गैपको टैक्स सर्टिफिकेट। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जैसे ही इसको क्लिक किया आगे ये आ गया इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इसको हम क्लिक करेंगे। साथ साथ बताते जाइएगा कि समझ आ रही है चीज़ों की कि नहीं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो काइंडली बता दीजिएगा। ये या तो इंटरनेट स्लो है या इनकी वेबसाइट में कोई इशू है। चलिए हम कैपको की वेबसाइट का, ये मैंने सर्च किया है लेकिन वो क्लिक किया लेकिन अभी तक ना वो सर्चिंग में है, ओपन नहीं हो रहा। खैर इसकी हम अलग से ना एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे ये आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से ही, तो आप ये आगे बल्कि ओपन हो गया, ठीक है, ये गैपको की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। ये देखें इनकम टैक्स एंड जीएसटी, कस्टमर सर्विस में आए आप, इनकम टैक्स एंड जीएसटी को क्लिक किया आपने, यहाँ पे आके आपने रेफरेंस नंबर लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखता हूँ, ये देखें मैंने रेफरेंस नंबर लिखा। अब ये मैंने जैसे ही रेफरेंस नंबर लिख के इसको गेट किया, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी एंड विदहोल्डिंग इनकम टैक्स कलेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-24, रेफरेंस नंबर ये आ गया, ये उनका नाम आ गया, ठीक है, ये एड्रेस आ गया, ये आपके सामने सारा बिल आ गया, ये सारा जो टैक्स आपने पे किया हुआ है ये असेसमेंट है कि इतना आपका टैक्स बनता है, और ये सारा आपकी पेड है जो आपने पे किया हुआ है। ये देखें ये इनकम टैक्स, ठीक है, ये इधर भी, अब दो जगह पे आप कहेंगे इनकम टैक्स लिखा है, यहाँ पे ये असेसमेंट है और यहाँ पे ये पेमेंट है, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये पेमेंट लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स है। अगर ये सारी लाइन में टोटल ये 516, 370, 281, 426, ये सारा आपने कैलकुलेट करना है कि इस साल में आपने कितना टैक्स पे किया है, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करके तो इधर आके यहाँ पे जितना टैक्स पे किया होगा इस जगह पे मेंशन कर देंगे, जहाँ पे मैंने ये 30,000 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप कोई बाइक लेते हैं, कोई और चीज़ परचेज करते हैं, उस पर आप टैक्स पे करते हैं, आप इंटरनेट का बिल देते हैं, जिस तरह ये मुख्तलिफ ये सर्विसेज चल रही है इंटरनेट की, तो वो ज़ाहिर है आपका टैक्स विद होल्डिंग डिडक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये देखें ये प्रॉपर्टी परचेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, ये देखें ये उसका प्रॉपर्टी जितने की खरीदी है और ये जो उसने टैक्स पे किया हुआ है ये वो अमाउंट आ रही है इसमें। इसी तरह जैसे ये हम अक्सर जो फेसबुक मेटा एड्स वगैरह की जो पेमेंट्स होती हैं या ऑनलाइन कोई भी पेमेंट होगी तो फिर वो यहाँ पे आएंगी, पर्सन रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट स्लैश डेबिट प्रीपेड कार्ड्स अंडर सेक्शन 236Y, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने जब कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, साथ साथ आपने इसको कंप्यूटेशंस को चेक करते जाना है, ठीक है। अब मैंने ये कंप्यूटेशन देखा कि ये सैलरीज ये चीज़ें मेरी ऐड हो गई हैं, अब मैंने इस इनकम फ्रॉम सैलरी भी ऐड कर दी कि मेरी सैलरी भी आ रही है, मुझे प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रही है, मुझे बिजनेस से भी इनकम आ रही है, ठीक है, जो सारी मेरी इनकम है वो बन गई 23,70,000। उस पर सिस्टम ने टैक्स जो जनरेट कर दिया कि ये आपका टैक्स बनता है 4,01,000, ठीक है जी, ये आपके सामने ही है, टैक्स चार्जेबल 4,01,000, नॉर्मल इनकम टैक्स 4,01,000, ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाके उसके बाद हाँ यहाँ पे अगर आप कोई ज़कात वगैरह देते हैं, ठीक है, या वर्कर वेलफेयर फंड है या एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं बच्चों के, दो
बच्चों के मतलब, या ज़्यादा भी है, लेकिन वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और जो जितने उन्होंने आगे उन्होंने पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर होम ट्यूशन फी इज पेड, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनकी आपने ट्यूशन फी पेड की है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे इतने बच्चे हैं। जितनी पेमेंट की है वो यहाँ पे लिख देंगे। वर्कर वेलफेयर पे किया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई ज़कात आपने पे की है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन के बाद फिर आप चले जाएंगे वेल स्टेटमेंट। ये देखें, ये ऑप्शन आ गया प्रिपेयर PSID। ये अब मेरा टैक्स बन रहा था 4,01,000, अब यहाँ पे आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स 3,51,266। अब आप सोचें कि ये इस तरह क्यों हुआ। इस तरह इसलिए हुआ कि कुछ टैक्सेस मेरे एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो मैंने आपको ये एडजस्टेबल वाले टैब में दिखाए थे, इस टैब में वो इसमें से माइनस हुए 4,01,000 में से रिमेनिंग हमारा ये टैक्स बचा। उसने कहा जी ये टैक्स आप पे करें। अब मैं जब तक ये पे नहीं करूँगा रिटर्न सबमिट नहीं होगी, ठीक है। इसको हम प्रिपेयर करेंगे PSID यहाँ से, तो वो जनरेट हो जाएगा चालान। सॉरी। अच्छा जी, अब चलते हैं वेल स्टेटमेंट की तरफ। वेल स्टेटमेंट में आके सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आती है पर्सनल एसेट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आएंगे, अगर तो आप सेपरेट सेपरेट एक्सपेंसेस लिखना चाहें फिर भी लिख सकते हैं। अगर आप इकट्ठे लिखने चाहें तो आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप सारे, मैं कहता हूँ जी मेरे जो है ना एक्सपेंसेस हो गए हैं तकरीबन 8,50,000 मेरा एक्सपेंस हो गया। ये पूरे साल के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये उसके बाद सेकंड टैब है पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज, ठीक है, इसको तरफ हम बाद में आएंगे। लास्ट ऑप्शन है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, वेल्थ की जो रिकॉन्सिलिएशन है उसमें हम आते हैं। यहाँ पे आके अगर तो आपने 6 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम में टैक्स पे किया हुआ है तो फिर आपकी इनकम इस टैब में आएगी, इधर लिखेंगे वेल स्टेटमेंट। अगर वो 6 लाख या 6 लाख से कम है तो फिर इस टैब में आएगा। ये लिखा हुआ है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। और इसी तरह थर्ड ऑप्शन में इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीव्ड्स एटसेट्रा डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड होगी तो फिर इसमें आएगी। तो खैर हम चूंकि हमारी नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल टैक्स वाली इनकम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6,40,000। ये मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये आपके सामने कैलकुलेट हो गया। अब ये मेरे एक्सपेंसेस थे 8,50,000 और ये देखें मैंने 8,50,000 आउटफ्लो में लिखा गया। आउटफ्लो का मुराद है जो आउट हुआ है हमारी तरफ से, हमारे एक्सपेंसेस जो है। इनफ्लोज का मतलब है जो हमें इनफ्लो हुआ है, ये आया 6,40,000, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है 2,10,000 रुपये। अब होता क्या है नॉर्मल जो हो पर्सन उसका तो ये होता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव आता है, चूंकि उसके एक्सपेंस भी कम होते हैं उसकी इनकम के हिसाब से, तो हम एक्सपेंस थोड़े से कम करके तो उस तरह को ट्रीट करके दिखा देते हैं। हम कहते हैं कि जनाब मेरे तो एक्सपेंसेस सिर्फ 3.5 लाख हुए हैं, मेरे कहाँ पे 8.5 लाख हुए। इसको मैंने कैलकुलेट किया। अब बातें हैं इधर इसी, ये देखें अब वहीं पे 2,90,000 रुपये माइनस में आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जी 2,90,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा अब पड़े हुए वेल स्टेटमेंट, इसको एडजस्ट कर अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के बाद यहाँ पे सिफर आना चाहिए, बिल्कुल जीरो आना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। ये आपके नेट एसेट्स करंट ईयर है, टोटल इस साल के तक के नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर है जो पिछले साल के हैं। ये आपके इंक्रीज या डिक्रीज, ये हमारे यहाँ पे जैसे ही हम उधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इतने एसेट्स इंक्रीज हो गए। ये इनफ्लोज है, इनफ्लो से मुराद इस साल में हमें 6,40,000 इनकम हुई है और ये आउटफ्लोज है 3,50,000। अब मैं ये 2,90,000 पर्सनल एसेट्स में जाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे जाके तो ये मेरे पास कैश बिजनेस है, इधर मैं इसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह पर्सनल आइटम का मतलब है आपका मोबाइल, आपका वॉलेट, और हाउस होल्ड का मतलब है आपका सामान वगैरह घर का,
ले लूँ। उसके अलावा ये आपकी ज्वेलरी है वो लिख सकते हैं, अगर गिफ्टेड है तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी ज़ीरो वैल्यू होगी, और अगर आपने खुद परचेज किया फिर उसकी जो जिस ईयर में आपने परचेज किया उसकी वो वाली वैल्यू आप मेंशन करेंगे। इसी तरह आपने जो गाड़ी परचेज की है उसकी ये डिटेल आ जाएगी, अगर गिफ्ट मिली तो फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से ये सारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। इसी तरह ये अगर आपको बैंक अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स की डिटेल आ जाएगी, इसी तरह हम मेंशन करेंगे सारा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे हम आके देखते हैं, ये 2,90,000 है, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसी तौर पर मैं इसी में ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आप आते हैं, ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0, ठीक है। हमारी रिटर्न जो है रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एट्रीब्यूट में आएंगे, बिजनेस सेक्टर में आएंगे, यहाँ पे जोन सा आपका बिजनेस है, अदर है तो अदर, नॉर्मली जो होता है ना वो अदर्स ही होता है मोस्टली, आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो अगर कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है तो जो भी होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। इसको आप सेव करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ये आपकी ये सबमिट वाला टैब है, इसको आप क्लिक करेंगे तो रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। इसको हम इस हवाले से आपको मजीद है ना कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से समझ आ गया, जिस वजह से वीडियो आपको आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के चैनल से भी मिल जाएगी। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब फर्दर इसके वाले से साथ साथ आपको शेयर करते हैं डिटेल्स। अच्छा, इसमें मतलब इस तरह है कि चूँकि आप में से ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम ये काम देख रहे होंगे, और मे भी आपको कोई ये मुश्किल या टेक्निकल लगा हो या आप कैसे फील हुआ हो कि यार ये तो हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये इंतहाई सिंपल प्रोसीजर है। आपको बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, और अगर आपको इनकी समझ आ जाए तो आप बड़ी आसानी से किसी की भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। करना आपको ये होगा कि ये अपलोड हो जाएगी वीडियो आइडियाज़ के यूट्यूब चैनल पे, और आप इसको 1 से 2 दफ़ा देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है। फर्स्ट टाइम आपने देखा है, इसके अंदर टेक्निकल बातें थी और हमने बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको और बहुत सिंपल अंदाज में करवाया। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टाइम था और मे भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम का सामना या समझने में आपकी मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप अगर इसको सीखने में वाकई सीरियस हैं तो आपने यूट्यूब चैनल पे जाके आइडियाज़ के एक दफ़ा इसको दोबारा से देखना है, और देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो वहाँ पे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, या इनके व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप वैसे अलग से रिटर्न खुद फाइल करवाना चाहते हैं तो आप अगर आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से आते हैं तो हम लोग आपको कंसेशन भी प्रोवाइड करेंगे। और वैसे आपने सीखना हो और अगर आप गुजरावाला से है तो आप हमारे ऑफिस में आके सीख भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिखाने की हम कोई फी चार्ज नहीं करते। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है तो वो भी आपको कंसेशनल सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल जाएगा। लेकिन एक दफ़ा करने से कोई भी चीज़ आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आ सकती, जब तक कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा देखें ना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ना करें। यहाँ बस आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना भी डाटा यहाँ पे एंटर किया गया है वो डाटा पहले से आपके पास मौजूद होगा। आपको बताया गया था कि आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट, अभी क्लास खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा,
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज करके बैठना है और उसके बाद फिर आपने रिटर्न फाइल करना है। अब यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई एम्बिग्यूटी है किसी भी किस्म की, तो आप यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को यहाँ पे एंड करें। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, ये कुछ लोग जो ये मत सोचिएगा कि अच्छा कल सर से पूछ लेंगे या सर जब मिलेंगे तो पूछ लेंगे, तो अभी जो एम्बिग्यूटी है उसी को उसको अभी से क्लियर कर लें, और आगे फर्दर ताकि मैं आपको कोई नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट बता सकूँ। हाँ जी, बोले जी, क्वेश्चन किनका है? हैंड रेज हुआ है, क्वेश्चन पूछें। जी मोहम्मद उमैर, आपका कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। दो क्वेश्चन, चलिए ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर मेरा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। करवा दें।